दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत एवं उद्देशिका अथवा प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। सबसे पहले इसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की विशेषता क्या है? तो उत्तर है भारत का संविधान प्रकृति से अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से कठोर और लचीले का मिश्रण है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों संविधान के कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जो कि उसे लचीला बनाते हैं। संविधान के कुछ उपबंध में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कई उपबंध या सेक्शंस ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो उसे कठोर बनाते हैं। तो आप जान लीजिए, भारत का संविधान दोस्तों प्रकृति के अनुसार अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है? तो आप जान लीजिए, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में संपूर्ण और व्यापक है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है और भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों यानी भारत की जनता में निहित है। और आप जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना के शुरू में ही कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक। तो इस तरह से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है और ये उद्घोषणा ये स्पष्ट करती है कि संविधान में जो लोक संप्रभुता है या पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इसका क्षेत्र संपूर्ण और व्यापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप जान लीजिए, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये भारत के संघीय विशेषता की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए शुद्ध संघीय व्यवस्था वाले देशों में जो प्रांत हैं या जो इकाइयां होती हैं, उनका संघ में समान प्रतिनिधित्व होता है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो है ऐसी व्यवस्था की गई है, क्योंकि वहाँ की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन यानी सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन भारत की जो है भारत की राज्यसभा में ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न देकर उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता और लिखित संविधान में से भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? तो आप जानते हैं, दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये एक लिखित संविधान है, इसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसके अलावा दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका को है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को, जिन्होंने की एक न्यूनतम आयु सीमा प्राप्त की है, उनको वयस्क मताधिकार दिया गया है। और एकीकृत न्याय प्रणाली ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में शामिल है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहरा शासन, संसद की सर्वोच्चता, संघ की अक्षुण्णता तथा राज्यों की अक्षुण्णता में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में असत्य यानी गलत कथन क्या है? तो दोस्तों संसद की सर्वोच्चता और राज्यों की अक्षुण्णता ये भारतीय राज व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है।
आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और राज्य विनाशशील हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में संसद की सर्वोच्चता और राज्यों की अक्षुण्णता का सिद्धांत नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, जहाँ पर राज्य विनाशशील हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। दोस्तों, 2 कथन दिए गए हैं आपको और इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों, आप देखिए, पहला कथन है कि संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट यानी संघीय राज्य कहा गया है। ये जान लीजिए, भारतीय संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है। कथन दूसरा है कि संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दिखाता है। तो इसमें आप देखेंगे कथन 1 सही और कथन 2 आपका गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में वर्णित किसने किया है? तो उत्तर है पी वर्धन ने। पी वर्धन ने दोस्तों भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में वर्णन पी वर्धन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न एक कथन है, किसने कहा है कि भारतीय संघवाद एक नए प्रकार का संघ है अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद के बारे में कहा है कि यह एक नए प्रकार का संघ है जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ये दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है? तो ये जेनिंग्स का कथन है। दोस्तों देखिए, जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, इसका कारण क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के केंद्रमुखी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जान सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि केंद्रमुखी का तात्पर्य ये है कि संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। और आप देख लीजिए, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण या पुनर्गठन कर सकती है। इसी कारण भारतीय संघीय व्यवस्था को केंद्रमुखी कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ पर वर्णित है? आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है, क्योंकि भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया है, जो कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से मेल खाता है। और अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान दोस्तों के.सी. वियर के द्वारा कहा गया है। आप जान लीजिए, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान ये के.सी. वियर के द्वारा कहा गया है। दोस्तों आप जान लीजिए, के.सी. वियर कहते हैं कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है और उनका मानना है कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल संविधान है। प्रोफेसर वियर का मानना है कि परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है और इस तरह से जो परिसंघीय सिद्धांत का सार है वो है एक तरफ तो स्वतंत्रता और दूसरा समन्वयकारिता। और भारतीय संविधान के संदर्भ में ये निष्कर्ष उचित है कि यह एक एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ किसने कहा है?
तो के संथानम ने। दोस्तों योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए के संथानम ने भारतीय संघ को परम संघ या पैरामाउंट फेडरेशन कहा है। अगला प्रश्न है भारतीय संघीय प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय संघ में शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान ये संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद और श्रमिक संघवाद में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप जान लीजिए व्यक्तिवाद को दोस्तों अहस्तक्षेप या लेसेस फेयर का सिद्धांत कहा जाता है और व्यक्तिवादी विचारधारा जो है वो व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है और इसलिए इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। अहस्तक्षेप का सीधा सीधा मतलब है कि राज्य को व्यक्ति के अपने विवेक पर जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने हित अहित का अच्छी तरह से ज्ञान रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या नहीं है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये संघीय विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों भारतीय संविधान में जो संघात्मक संविधान के लक्षण पाए जाते हैं उनमें एक तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, संविधान अपने यहाँ सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान की अपरिवर्तनशीलता और लिखित संविधान ये भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन आप जानते हैं इसके साथ इसमें कुछ एकात्मक चीज़ें भी शामिल की गई हैं, जैसे एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं। तो राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो है वो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं में नहीं बल्कि एकात्मक विशेषताओं में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा। तो आप जान लीजिए भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं है। दोस्तों भारत एक रिपब्लिक या गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है और आप जान लीजिए भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि यानी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो उत्तर है संघीय और एकात्मक व्यवस्था दोनों की विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों संविधान के विशेषज्ञ डी बसु ने भारतीय संविधान को व्याख्यायित करते हुए कहा है कि ये संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं से युक्त है और संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी केवल, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में और राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो आप जान लीजिए संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन किसका है। तो ये जेनिंग्स का कथन है जो कहते हैं कि भारतीय संविधान की विशालता उसका ऐसा दुर्गुण है जो भ्रम और झगड़ों को उत्पन्न करता है और इसीलिए यहाँ पर जो संविधान की व्याख्या है वो वकीलों की जिम्मेदारी हो जाती है और इसी के कारण सामान्य जन के समझ से बाहर होने के कारण ये वकीलों का स्वर्ग बन जाता है। अगला प्रश्न एक कथन है भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, ये कथन किसका है। तो ये प्रोफेसर केसी वीयर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कठोर संविधान क्या है। तो आप जान लीजिए कठोर संविधान वो होता है जिसको कि सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। और संविधान को संशोधन की दृष्टि से कठोर और लचीला 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कठोर संविधान वो है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से अलग होती है, जबकि लचीला संविधान में सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से ही उसमें संशोधन हो जाए, लेकिन भारत का संविधान कठोर और लचीले के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है, ये कथन किसका है। तो
तो उत्तर है दोस्तों ये कथन डी बसु यानी दुर्गादास बसु का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संसदात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है? तो आप जान लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली का जो मुख्य सिद्धांत है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है यानी सरकार है या कैबिनेट है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है और कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक सरकार की विशेषता क्या नहीं है? तो कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल जो है ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। दोस्तों संसदात्मक सरकार का जो महत्वपूर्ण गुण हमने जान लिया कि ये उत्तरदायी शासन प्रणाली है। इसमें जो है कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है और इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालिका केवल नाम मात्र का प्रधान या अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं बल्कि अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप जान लीजिए कि भारत के संविधान के निर्माण में कई देशों के संविधानों से सहायता ली गई है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान आदि के संविधानों से कई विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, संघ द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया है? तो ये जान लीजिए 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और आप जान लीजिए संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां कहाँ से ली गई हैं? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है और ये व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर है ये कनाडा के प्रतिरूप पर ली गई है। आप देखिए दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है कि भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से है और कनाडा का संविधान केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है। और प्रश्न में राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर भारत में जो राज्यपाल को नियुक्त करने का जो व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये उधार का झोला है या उधार का थैला है। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में जो तथ्य शामिल किए हैं, जो तत्व शामिल किए गए हैं वो विश्व के अनेक संविधानों से लिए गए हैं और भारतीय संविधान निर्माता इसको एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख संविधानों से इसके मुख्य तत्वों को ग्रहण किया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य और समाजशास्त्री प्रोफेसर के.टी. शाह ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने को किसके नमूने पर अपनाया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को ग्रहण किया था कहाँ से? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने समवर्ती सूची का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने के लिए प्राधिकृत हैं, लेकिन दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई टकराव या विभेद होता है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन करना है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से और संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है? तो आप जान लीजिए, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कहाँ से? तो आयरलैंड से प्रेरित होकर किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जान लीजिए, कनाडा से राज्यों का संघ की अवधारणा ली गई है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। और भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने यहाँ संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ या यूनियन होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, कानून के समक्ष समानता। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण यानी द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के शब्द हैं, हम भारत के लोग, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून का समान संरक्षण शब्द, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये सभी विचार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, 7वीं अनुसूची की सूचियां, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमारी संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान लिए गए हैं। आयरलैंड से आप जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये आयरलैंड के संविधान से। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, जर्मनी के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश सोवियत संघ गणराज्य रूस से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों, ये जापान के संविधान से ली गई है। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू वहीं से ले लिए गए हैं या तो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो याद रखिएगा, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तो भारत की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। आप जान लीजिए कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के भाग नहीं थे और ये शब्द यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान जब तैयार हुआ या जब लागू हुआ तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। लेकिन अब कैसे है? तो अब भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। और आप जान लीजिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही अभिकथन क्या है? तो आप जान लीजिए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, ये जो हैं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही अभिकथन है। दोस्तों, आप जानिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संघीय शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। इसके यहाँ इसमें जो है भारतीय जनता को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह केस या वह वाद जिसमें यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो उत्तर है बेरुवारी केस। दोस्तों, बेरुवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का आशय क्या है? तो आप जान लीजिए, उत्पादन के प्रमुख साधनों का सामाजिक स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण और श्रमिकों के लिए अच्छा जीवन स्तर, ये प्रस्तावना के समाजवादी शब्द का आशय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और संघीय में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, संघीय और लोकतांत्रिक में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर आप देखें दोस्तों, तो इसमें राजनैतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। आप जान लीजिए, यहाँ विचार, यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार के न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यहाँ पर राजनीतिक समानता की बात नहीं कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है और आर्थिक स्वतंत्रता की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, लेकिन ये प्रश्न अगर अंबेडकर से पूछा जाएगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा और सामान्य रूप से पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का जो है ये आत्मा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है?
तो याद रखिएगा, प्रस्तावना दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। और आप जान लीजिए, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है और ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो आप जान लीजिए, केवल एक बार। और कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश कब किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जो समावेश है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पंथनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया गया है। आप जान लीजिए इसका क्या आशय है या ये किसके द्वारा कहा गया है? दोस्तों, पंथनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों का राज्य के द्वारा समान संरक्षण, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और आप जान लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BV गजेंद्र गढ़कर ने धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, ये अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है, ये सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप जान लीजिए, उदारवादी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इस पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के प्रमुख स्रोत और उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।